आज हम सिंटैक्स के कुछ वाक्यों को देखते हैं। तो सिंटैक्स करेक्शन करने के लिए वाक्य आएंगे तो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने पहला वाक्य लिया हुआ है, एलिस इज़ सुपीरियर देन रॉबर्ट। तो अगर हम जब भी बात करें, जब भी देन लिख के आता है THAN, तो यहाँ बात करें सुपीरियर लिखा हुआ है तो सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इनके बाद हमें कभी भी देन का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे टू का प्रयोग करना है। तो एलिस इज़ सुपीरियर टू रॉबर्ट, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ही प्रीफर्स मिल्क देन टी। तो जब भी प्रीफर लग के आए, PREFER, प्रीफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, तो उसके बाद कहीं भी देन का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ टू होता है हमेशा। तो यहाँ इसका राइट आंसर ये बना हुआ है यहाँ पे, ही प्रीफर्स मिल्क टू टी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ही इज़ फॉन्ड वाई सिंगिंग। तो जब भी बात करें फॉन्ड, तो ही इज़ फॉन्ड हो, अफ्रेड हो, डाइड हो, अवेयर हो, विवेयर हो, उसके बाद हमेशा OF ऑफ का प्रयोग होता है। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, द पेशेंट हैज़ डाइड फ्रॉम कैंसर। तो डाइड के बाद ऑफ, अफ्रेड के बाद ऑफ, अवेयर के बाद ऑफ, विवेयर के बाद ऑफ, तो हमेशा वहाँ ऑफ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा द पेशेंट हैज़ डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इट विल रेन यू विल नॉट गो। तो जब भी इफ़ वाला जो क्लॉज आ रहा है, इफ़ वाला वाक्य है, तो इसमें पीछे वाला अगर सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, तो पहला वाला जो वाक्य हमारा बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, अर्थात यहाँ पे विल सेल बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इफ़ इट रेन्स यू विल नॉट गो। तो इट अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए क्रिया में रेन में एस लगा दिया गया है। तो इफ़ इट रेन्स यू विल नॉट गो, बीच में कोमा का प्रयोग करना है केवल। तो इफ़ इट रेन्स यू विल नॉट गो। नेक्स्ट देखते हैं, डेविड डज नॉट नो टू राइट इंग्लिश। जब भी नो लिखा हो, KNOW, नो के बाद हमें इन्फिनेटिव लगाना है, तो वहाँ पे हमें हाउ करना पड़ेगा। तो डेविड डज नॉट नो हाउ टू राइट इंग्लिश। जब भी KNOW नो लगा हो, उसके बाद हमें हाउ लगाना है, हाउ के बाद फिर हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होता है। तो डेविड डज नॉट नो हाउ टू राइट इंग्लिश। अगला देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। जब भी सीनरी आए, फर्नीचर आए, मशीनरी आए, लगेज आए, इन्फॉर्मेशन आए, न्यूज़ आए, एडवाइस आए, तो ये हमेशा होते हैं एक वचन। तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की आएगी। तो द सीनरी, यहाँ सीनरी बन जाएगा, ऑफ कश्मीर इज, या इज हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, इसका राइट आंसर हो गया है। अगला देखते हैं, एवरीथिंग हैज़ हिज वैल्यू। तो जब भी एवरीथिंग या समथिंग, कुछ भी थिंग लगाओ किसी में भी, तो उसके साथ अपने की स्पेलिंग की बात करें तो हमेशा अपने की स्पेलिंग आएगी इट्स। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स वैल्यू, तो एवरीथिंग हैज़ इट्स वैल्यू। जब भी समथिंग, एवरीथिंग इस तरह का लिख के आता है, जहाँ थिंग लगा हुआ है वहाँ पे अपने की स्पेलिंग हमेशा आएगी इट्स। लेकिन जब वन आ जाए, समथिंग लिखा है तो इट्स कर दिया हमने, लेकिन लिखा हो समवन, एनीवन, एनीबडी, तो समवन या समबडी में इस तरह का आने पर हमें हेज का प्रयोग करना होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, वन शुड डू माई ड्यूटी। तो हमेशा वन के साथ जो बात करें अपने की स्पेलिंग, वो कभी भी माई नहीं आना है, यहाँ पे वन के साथ हमेशा ONES वंस लगाना है। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, माइकल इज़ रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो जब भी वाक्य में सिंस फॉर वाला वाक्य दिया है, समय वाला वाक्य, तो हमेशा उस वाक्य को करेंगे तो वहाँ पे हमें परफेक्ट कंटिन्यूस ही बनेगा, तो हैज़ बीन, हैव बीन करना पड़ेगा। तो माइकल हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हमें इज़ हटा देना है यहाँ से, और हमें करना है ये परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो माइकल हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ऐसा वाक्य हमारा बन गया है। अगला देखते हैं, आइदर ही नॉर सी इज़ प्लेइंग। तो यहाँ बात करें, जब भी आइदर लगा हो, तो आइदर के साथ में कभी भी नॉर का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा और आता है। तो आइदर ही और ORC और इज़ प्लेइंग नाउ। तो जब भी बात करें आइदर, तो आइदर के साथ में हमेशा और का प्रयोग होता है, नॉर का प्रयोग कभी नहीं होता है। जबकि नॉर का प्रयोग होता है नाइदर के साथ में, तो नाइदर ही नॉर सी, तो इस तरह से बन सकता था, तो आइदर ही और सी इज़ प्लेइंग नाउ। अगला है, समबडी नोक्ड ऑन माई डोर। तो जब भी नोक की बात आती है तो वहाँ पे हम लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, एट लगाते हैं। तो समबडी नोक्ड एट माई डोर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अगला है, आसाम इज़ मोर ग्रेटर देन सिक्किम। ये कंपरेटिव में वाक्य है, और कंपरेटिव में यहाँ पे देखें मोर ग्रेटर लगा हुआ है। तो ग्रेट होता है
ग्रेट में ER लगाने से अपने आप में ही बन जाता है कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव। यहाँ मोर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह से हमें कर देना है। असम इज़ ग्रेटर देन सिक्किम, यहाँ पे ग्रेटर में ER पहले से लगा हुआ है तो मोर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो असम इज़ ग्रेटर देन सिक्किम। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब भी हम बात करें ऑनेस्टी अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है उनमें ए एंड द किसका भी प्रयोग होना नहीं है, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका राइट आंसर हो गया ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट हम देखें जॉन इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो जो यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का जो साउंड आ रहा है वो यूनिवर्सिटी यहाँ से आ रहा है, तो जब भी किसी का साउंड बात करें कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ पे हम हमेशा करेंगे ए, और वॉवल साउंड हुआ करेंगे एन। तो यहाँ पे बात करें तो ही जॉन इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी अगर लिखेंगे तो यह आएगा पहले, इसलिए जॉन इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी आ जाए, यूटेंसिल आ जाए, MP आ जाए, SP आ जाए, तो उसमें हमेशा ए का प्रयोग करना होता है, एन यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। अगला देखें हेज अंकल इज़ द MP ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो जब भी MP लिखा हो, SP लिखा हो, तो हम वहाँ ध्यान दें एन का प्रयोग करना होता है, तो हेज अंकल इज़ एन MP ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है आर्टिकल का, तो आर्टिकल डेफिनेट इंडेफिनेट वाले हैं, वहाँ पे एकदम स्पष्ट क्लियर कर देंगे। जब किसी का साउंड है, वो साउंड अगर आ से अंगा के बीच में स्टार्टिंग हो रहा है तो उसमें हम बात करते हैं एन लगाते हैं, AN वाला एन। और जब किसी का साउंड का से ज्ञा के बीच में स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम करते हैं एन, तो वहाँ पे ए लगाते हैं। तो आ से अंगा में हो रहा है तो हम वहाँ कर देंगे एन। तो MP अगर लिखेंगे तो MP लिखने के लिए हमें इस तरह से ए बनानी पड़ेगी, तो जो ए यहाँ पे पहला जो वॉवल साउंड है इसलिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एन। तो हिज अंकल इज़ एन MP ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जब भी मैनी आता है तो बहुवचन रहता है, लेकिन कैटल जो है, कैटल में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, कैटल अपने आप में ही बहुवचन है। तो मैनी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल हुआ, पुलिस हुआ, पब्लिक हुआ, पीपल हुआ, पोल्ट्री हुआ, कैटल हुआ, सेंट्री हुआ, ये चीज़ें अपने आप में पहले से बहुवचन है, इसमें अलग से एस लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगला लिखा है द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ इन्वाइटेड। तो जेंट्री अपने आप में बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे इज़ एकदम गलत है, तो यहाँ बन जाएगा द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर इनवाइटेड हेयर। तो यहाँ पे हम बात करें तो आर लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जेंट्री अपने आप में बहुवचन होता है हमेशा। अगला देखते हैं हम नन ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर। तो नन ऑफ देम लगा हुआ है, तो नन नोबडी, इसमें हमेशा एक वचन का प्रयोग करना होता है, तो नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट देयर। तो एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ईच, एवरी, इस तरह के शब्द आते हैं, नन नोबडी आता है, तो वहाँ जो क्रिया रहती है वो हमेशा एक वचन में ही करनी होती है। अगला है वॉक केयरफुली लीस्ट यू में फॉल डाउन। तो जब भी लगा हो लीस्ट, तो लीस्ट के साथ में हमेशा बात करें, प्रेपोजिशन बात करें तो अलग बात है, अब कंजक्शन है ही, लीस्ट अपने आप में कंजक्शन है, तो कंजक्शन के साथ में, लीस्ट के साथ में हमेशा शुड का प्रयोग होता है, कभी भी मे, माइट, कैन, कुड कुछ नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो गया है वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो लीस्ट के साथ में हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, और ये मे वगैरह कुछ भी नहीं आना यहाँ पे। अगला देखते हैं रिच शुड हेल्प पुअर्स। तो यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करें रिच शुड हेल्प पुअर्स, तो यहाँ पे बात करें जब भी एडजेक्टिव लगा हो, तो एडजेक्टिव अपने आप में अकेला है तो उसमें हमेशा दा लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा अमीर व्यक्ति, और यहाँ पे जो लिखा है पुअर उसमें कर देंगे अब केवल दा, तो आएगा द पुअर मतलब गरीब व्यक्ति। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो जब भी एडजेक्टिव केवल लगा हो तो उसे हम बात करें तो दा लगाने से वो समूहवाचक संज्ञा बन जाता है। अब रिच का मतलब था अमीर, लेकिन द रिच का मतलब हो गया अमीर व्यक्तियों को, और पुअर से मतलब था गरीब, अब यहाँ द पुअर से मतलब है गरीब व्यक्तियों। जब भी केवल एडजेक्टिव लगा हो और नाउन पास में नहीं है तो इसे नाउन बनाने के लिए उसके आगे हम दा लगा देंगे, और जब एडजेक्टिव में दा लगा देंगे तो अपने आप में ये बहुवचन का ही प्रयोग होगा। अगर यहाँ बात करनी होती है हमें द रिच इज आएगा कि आर आएगा, तो द रिच आर होना चाहिए। फिर अभी फ़िलहाल इसका राइट आंसर बात करें द रिच शुड हेल्प द पुअर, दोनों जगह द लग जाएगा। अगला है द क्रिकेट इज़ अ वेरी फेमस गेम। जब भी किसी खेल का नाम हो, क्रिकेट किसी गेम का नाम है, गेम का नाम हो, दिन का नाम हो या महीने का नाम हो, तो कभी भी वहाँ पे हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है। तो क्रिकेट इज़ अ वेरी फेमस गेम, इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे
जैक इज स्टैंडिंग एमोंग अनिल एंड राज। तो जब भी हम बात करें दो सब्जेक्ट लगे हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, दो नाउन हैं, कुछ भी हैं, जब दो की बात करते हैं वहाँ एमोंग कभी नहीं होता है, वहाँ बिटवीन लगाते हैं। तो जैक इज स्टैंडिंग बिटवीन अनिल एंड राज। तो बिटवीन का उपयोग होता है दो के लिए, जबकि दो से अधिक होने पर हम एमोंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैक इज स्टैंडिंग बिटवीन अनिल एंड राज। नेक्स्ट है दिस हाउस बिलोंग्स विकास। तो जब भी बिलोंग आता है तो बिलोंग के बाद में हमेशा टू का उपयोग करते हैं। तो दिस हाउस बिलोंग्स टू विकास। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला लिखा है द कैंसर इज़ अ वेरी हार्मफुल डिसीज़। तो जब भी किसी बीमारी का नाम आएगा वहाँ पे कोई आर्टिकल हम नहीं करेंगे, केवल दो बीमारियाँ हैं, मम्स MUMPS और मीजल्स MEASLES। तो मम्स और मीजल्स के अलावा किसी भी बीमारी का नाम आता है तो उसमें कोई भी आर्टिकल हमें लगाना नहीं होता है, ए एंड द कुछ भी नहीं आएगा। कैंसर इज़ अ वेरी हार्मफुल डिसीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम, यू इसमें आई यू एंड ही हैव अटेंडेड द मीटिंग। तो जब भी बाकी में प्रोनाउन जो आते हैं और दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन हैं तो हमें देखना होता है अगर वो सभी बहुवचन हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर सभी प्रोनाउन बहुवचन नहीं है तो पहले हमें करना होता है सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। ये हमारा प्रोनाउन का क्रम रहता है। तो इसके राइट आंसर की जो बात की गई यहाँ पे हमने पहले कर दिया यहाँ पे। तो लगा हुआ है यू अपने आप में सेकंड पर्सन है, उसके बाद में थर्ड पर्सन और उसके बाद में आई। तो यू ही एंड आई हैव अटेंडेड द मीटिंग। जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है ये, तो हमें इसका क्रम करना है सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर सभी प्रोनाउन ये बहुवचन के आते हों, जैसे फर्स्ट पर्सन में बी बहुवचन होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है बहुवचन है, और थर्ड पर्सन में दे होता है बहुवचन, अगर सभी प्रोनाउन बहुवचन के होते तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन आता था। लेकिन यहाँ पे सभी प्रोनाउन बहुवचन नहीं है, इसीलिए पहले सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। अगला देखें, अर्थ मूव्स राउंड सन। तो जब भी बात करें जितने भी पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, जितनी दुनिया में एक चीज़ें हैं उनके नाम से पहले हमेशा द आता है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो जितनी भी चीज़ें दुनिया में एक हैं उन सबसे पहले द आता है। ऐतिहासिक इमारत हो, ऐतिहासिक घटना हो, नदी का नाम, पहाड़ का नाम, जहाज़ का नाम, अखबार का नाम, रेलगाड़ी का नाम, वायुयान का नाम, इन सभी नामों से पहले हमेशा द का उपयोग करते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट है ही इज़ मोर रिचर देन हिम। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे मोर लगा है और रिचर भी लगा है। तो हमें एडजेक्टिव जो बात करें तो कॉम्परेटिव डिग्री में वाक्य है, तो यहाँ पे मोर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से इसमें रिचर में ER लगा हुआ है। तो सी इज़ रिचर देन ही। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हिम आ रहा है, हिम नहीं या सब्जेक्ट में करना पड़ेगा हमें, दोनों जगह सब्जेक्ट ही होता है। तो सी इज़ रिचर देन ही इस तरह से बन जाएगा। अगला है इट इज़ मी हु इज़ कॉलिंग यू। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ने की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है बीच में आता है और उसको दो शब्दों को या दो वाक्यों को इनके जोड़ता है। तो इससे पहले हम देखते हैं तो जो यहाँ पे मी लगा हुआ है ये हमेशा रहेगा सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस मी का होता है आई, तो यहाँ पे आई हो गया। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसी सब्जेक्ट को देख के लगानी होती है। तो इसके साथ एम हो गया। और हु का उपयोग हमेशा लिविंग सजीव में होता है और विच का उपयोग होता है निर्जीव में। तो आई अपने आप में सजीव ही है, तो इट इज़ आई हु एम कॉलिंग यू। तो यहाँ पे जो आई आया है, आई के हिसाब से हमें यहाँ एम का उपयोग करना है। तो इट इज़ आई हु एम कॉलिंग यू। नेक्स्ट हम देखें, ही वॉट अ कैमरा हु इज़ वेरी कॉस्टली। तो जब भी हु या विच लगा हो तो उसके पास में लिखा हुआ जो नाउन है उसे एक बार देख लें। तो जो कैमरा है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो कैमरा अपने आप में नॉन लिविंग है, इसलिए नॉन लिविंग के साथ में कभी भी हु का उपयोग नहीं आता है, वह हमेशा विच का उपयोग करते हैं। तो ही वॉट अ कैमरा विच इज़ वेरी कॉस्टली, COSTLY कॉस्टली यहाँ हो जाएगा। तो ये गलत है मीनिंग, COSTLY कॉस्टली। तो ही बॉट अ कैमरा विच इज़ वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु नोज़ हिम। तो यहाँ देखते हैं KNOW है और यहाँ WHO हु है। तो हु अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले जो आ रहा है यहाँ पे पीपल, तो पीपल अपने आप में बहुवचन है। तो बहुवचन होने पर यहाँ क्रिया है वो बहुवचन की रहेगी। तो यहाँ बात करें तो KNOWS में जो S लगा है वो S नहीं रहेगा। तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु नो हिम। तो पीपल है उसी को देख करके हमें यहाँ पे जो क्रिया है लगानी है। तो पीपल बहुवचन में, इसलिए यहाँ पे KNOW रहेगा, S की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
तो हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन जो कि लिविंग के लिए, सजीव के लिए प्रयोग होता है। अगला है मम्स आर अ डेंजरस डिसीज़। तो दो बीमारियां हैं, मम्स और मीजल्स। तो इन बीमारियों से पहले द का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब इसमें एक वचन की ही आती है। द मम्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़। अगला है बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हो रहा है। तो संडे होने पर, तो जब भी दिन का, महीने का या बजे वगैरह जिस टाइम वगैरह आता है तो वहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट इट लगता है। तो हमें इसमें करना है इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। ये बन गया है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। जब भी वाक्य का सब्जेक्ट बात करें तो जब भी इस वाक्य में समय, दिन, मौसम, महीना इस तरह की बात करते हैं तो इसका सब्जेक्ट हमेशा इट ही लगाते हैं। तो इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। अगला है एवरीबडी ऑफ देम हैव आ ब्लैंकेट। तो एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, इस सब के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन की आनी है। तो एवरीबडी ऑफ देम हैज़ आ ब्लैंकेट। नेक्स्ट है ही इज़ इल फॉर 2 days। जब भी वाक्य में समय की बात करें, सिंस फॉर आता है तो उसके वाक्यों को हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। तो हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। जब भी हैज़ बीन, हैव बीन आता है तो उसमें समय आता है और समय आता है तो हैज़ बीन, हैव बीन आता है। तो इस तरह से हमें करना है ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। यहाँ पे इज़ हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। नेक्स्ट हम बात करें द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो जब भी हम बात को यहाँ देखें तो बिफोर से वाक्य को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये लास्ट वाला वाक्य बनेगा, वो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म में। तो ये वाक्य सही है। और ये वाला बनेगा वाक्य, वो बनेगा पास्ट के परफेक्ट में, इसमें हैड लगाना पड़ेगा। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर से वाक्य जोड़ने पर हम पहला वाला जो वाक्य होता है, जो पहला फर्स्ट वाक्य है, वो बनाएंगे पास्ट के परफेक्ट में और दूसरा वाला बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट हम बात करें ही इज़ एन यूरोपियन। तो ही इज़ एन यूरोपियन। तो यूरोपियन अगर लिखें तो यूरोपियन लिखने के लिए या यूरोपियन, तो पहला जो साउंड की बात करें या आ रहा है तो या है अपने आप में, तो इसलिए या ए आएगा। तो ही इज़ अ यूरोपियन। अगला हम देखें दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो THOUGH दो लिखा है, दो के साथ में कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता, या तो हम कोमा लगा दें या एट लगा दें। तो इसका राइट आंसर हो गया दो ही इज़ पुअर कोमा ही इज़ ऑनेस्ट। तो दो के साथ में या ऑल दो के साथ में कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता है, या तो हमें ऐड करना पड़ेगा या कोमा लगाना पड़ेगा। तो दो ही इज़ पुअर कोमा ही इज़ ऑनेस्ट। अगला है लिसन फ्रॉम देम। तो लिसन के बाद हमेशा टू आता है, तो लिसन टू देम। अगला देखते हैं द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जबकि जंप की बात कर रहे हैं, जब में गतिशील अवस्था है तो गतिशील अवस्था में ऑन का प्रयोग नहीं होता है, ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था में होता है। तो गतिशील अवस्था के लिए हम अप ऑन का प्रयोग करेंगे। द कैट जम्प्ड अप ऑन द टेबल। जो बिल्ली मेज़ के ऊपर कूदी। अगला देखते हैं 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। तो शीप अपने आप में होता है वो SHEEP रहता है हमेशा, चाहे वो एक वचन में प्रयोग करें चाहे बहुवचन में प्रयोग करें। तो शीप है, डियर है DEER, स्वाइन है SWINE। ये तीनों मीनिंग हैं वो हमेशा एक वचन हो या बहुवचन हो, तो उसमें एस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो 5 शीप आर ग्रेजिंग। अगला है यहाँ पे हिज स्पेक्टिकल्स इज़ न्यू। तो स्पेक्टिकल्स जो स्पेलिंग है अपने आप में वो बहुवचन है, तो हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। अगला है हेज हेयर आर ब्लैक्स। तो हेज हेयर्स आर ब्लैक। तो हेयर है अपने आप में मटेरियल नाउन है, हेयर को, बाल को हम गिनते नहीं हैं ना नापते हैं, तो इन्हें हम बाल को गिनते बिल्कुल नहीं है। तो ये अपने आप में मटेरियल नाउन है और हेयर के साथ में हमें एस का प्रयोग नहीं करना है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। तो मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा एक वचन क्रिया आती है। तो हिज हेयर इज़ ब्लैक। अगला है इफ़ ही विल कम आई सेल टीच हिम। तो इफ़ वाला वाक्य है, उसमें दूसरा वाक्य हम देख रहे हैं, इसमें लगा हुआ है सेल। तो इफ़ वाला जो वाक्य बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो यहाँ से विल हट जाएगा और कम जो है उसे करना पड़ेगा। तो इफ़ ही कम्स, अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एक वचन था इसलिए क्रिया में हमें एस करना पड़ा। तो इफ़ ही कम्स आई सेल टीच हिम। इस तरह से हमारा राइट आंसर बन गया। अगला देखते हैं हम आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो जब भी वाक्य में यस्टरडे आता है तो हमेशा बनाएंगे उसे हम पास्ट के इंडेफिनिट में, और टुडे आता है तो प्रेजेंट में बन सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर आता है, फ्यूचर बात करें
टुमारो लगा होता तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल लगा हुआ है यस्टरडे, तो बाकी हमारा बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, और पास्ट के इंडेफिनिट में हैव का उपयोग नहीं होता है, वहाँ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड नॉट का उपयोग करना होता है। तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। नेक्स्ट हम देखें, सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। तो डेयर अपने आप में जो वर्ब है, तो डेयर के साथ में एस की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे ही डेयर नॉट स्टॉप मी। तो नीड आए, डेयर आए, तो इसमें हमें एस लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो ही नीड या ही नीड्स, तो हम बात करें ही नीड हो जाएगा। और जबकि बात करें यहाँ पे सी डेयर्स या सी डेयर, तो सी डेयर एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो सी डेयर नॉट स्टॉप मी। अगला है ही इज़ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो जब भी मोस्ट की बात करें सुपरलेटिव डिग्री या द का उपयोग होगा, तो ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो सुपरलेटिव डिग्री में द आता है एडजेक्टिव से पहले, और कंपैरेटिव डिग्री में या तो मोर आता है या फिर ई आर लग के आता है, या फिर उसको उसी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो उस हिसाब से यहाँ पे मोस्ट से पहले द लगा देंगे, ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अगला यहाँ पे लिया गया है ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। जब भी अभी हम बात कर चुके हैं यहाँ पे, जब भी दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो हम पहले लगाते हैं सेकेंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। तो यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, सेकेंड में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट और दे। तो राइट आंसर इसका हो गया है यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अगला यहाँ पे वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम। तो अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ पे कर देंगे वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम। क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे, तो या लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम। अगला यहाँ पे है इट इज़ फोर इन माई वॉच। जब भी घड़ी से टाइम बताने की बात करें, वहाँ पे इन कभी नहीं आएगा, हमेशा बाय आएगा। तो इट इज़ फोर बाय माई वॉच। तो इस तरह से हमने सिंटेक्स के कुछ 50 वाक्यों को देखा है, 50 सेंटेंसेस को देखा है, जो कि एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, और इस तरह के वाक्य आते रहते हैं। तो इनको एग्ज़ाम से पहले एक बार अवश्य रिवाइज़ करें, देख लें इनको, और कहीं ना कहीं हमें इन्हीं में से परीक्षा में देखने को मिल जाएगा।